हमने ग्रुप 15 पढ़ लिया था। ग्रुप 15 में फास्फोरस आ नहीं रहा, उससे पहले का मैंने सब कुछ बता दिया था। इवन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बीच के, वो चेक कर लेना, वो मैंने सारे बता दिए थे हैंड टू हैंड, देख लेना एक बार। ग्रुप 18 पे आ जाओ सीधा। क्यों आ जाओ? नहीं, कोई रीजन नहीं है, पहले ग्रुप 18 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है तो ये हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है। 16-17 फिर इसके बाद पढ़ लेना, मतलब अगली क्लास में 16 पढ़ लेना। ग्रुप 18 को एक ही क्लास में खत्म हो जाता है। तो देखो, कहने को तो ऐसा है कि ग्रुप 18 आप ये कह सकते हैं छोटा है या जैसा भी है, मगर ये अगर आप के भरोसे छोड़ दिया जाए तो ये आपसे कई दिन में भी याद नहीं होगा। एक तो कई दिन में याद नहीं होगा, ऊपर से आपको क्लियरली ये समझ में नहीं आएगा कि इस पे सवाल कैसा आएगा। अब देखो, पहले तो सुनो, पहले तो ये याद कर लेना, इसका मैं कह नहीं सकता कि क्या क्वेश्चन आएगा, मगर इसे याद कर लेना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। कुछ खास तो मैं नहीं बता सकता कि इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ जाता है। मतलब खास का मतलब ये कि ये मैं नहीं कह सकता कि क्वेश्चन आएगा इस पे, मगर क्या पता आ जाए। तो ये है कि हीलियम, नियॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो कहना रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज में। कुछ का मुझे नाम भी याद है। पिच ब्लेंड एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, फॉर्मूला याद नहीं करना है इसका, बस ऐसे ही है। मोनाजाइट कुछ ऐसे ही नाम है। ये क्लेवाइट, ये आता है चैप्टर 6 में, इनका नाम ये सारे आ जाते हैं। फिर दूसरी बात, अब ये जो हीलियम है ये एटमॉस्फेयर में भी मिल जाती है, और इसका इस्तेमाल डाइविंग एपर्टस में किया जाता है। तो ये पूछ सकता है क्यों? हाँ, क्योंकि ये रिएक्शन, भाई देखो, बड़ा आसानी से समझ लो, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बीच का है, जितने भी बीच के क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँगा, आप उसको बस नजर रखना, वो नहीं करने पड़ेंगे वो बीच, मतलब तुम्हें तो करने हैं घर जाके, मैं करा चुका हूँगा। हीलियम का इस्तेमाल डाइविंग एपर्टस में किया जाता है, मतलब जो सिलेंडर होता है जो स्कूबा डाइवर यूज करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, उसमें हीलियम मिला ली जाती है। उसका कारण होता है नाइट्रोजन के स्तर को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि उसमें भी, सिलेंडर में भी एयर भरी हुई होती है, उसमें काफी नाइट्रोजन होती है, तो वो हीलियम भर देते हैं नाइट्रोजन की जगह। तो हीलियम भर देते हैं नाइट्रोजन की जगह। तो हाँ, चैप्टर 2 में आता था ये। तो हीलियम भर देते हैं नाइट्रोजन की जगह, क्योंकि हीलियम कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगी। हीलियम एक अनरिएक्टिव सब्सटेंस है, कभी रिएक्शन नहीं करेगा किसी भी चीज से, तो ये कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगा अगर सिलेंडर में भर दिया जाए। तो ये याद रखना, अगर मान लो मार्क करने के लिए आता है तो नॉन रिएक्टिव है। ये खैर वो नहीं पूछेगा कि आर्गन, क्रिप्टन कहाँ पाए जाते हैं। ये नहीं, आर्गन भी एयर में मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में। इस पर आएगा क्वेश्चन, जिनॉन ऑन रेडॉन पर। नहीं, दोनों पर ही आ जाता है। मेनली रेडॉन पे पहले याद रख लो, रेडियो एक्टिविटी से बनता है ये। जिनॉन एयर में मिलता है बहुत कम मात्रा में, रेयरेस्ट एलिमेंटों में से एक है ये। तो क्या पता है यही पूछ ले कि इनमें से कौन रेयरेस्ट है, इसलिए इसे पढ़ाई दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा बहुत आपको पता चल जाए कि मैं कहने का मतलब, जो इसका पहला पैराग्राफ है वो पढ़ लेना। रेडॉन कैसे बनता है ये समझना।
रेडियम एक सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक मास है 226। न्यूक्लियस का साइज है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये एक रेडियो एक्टिव एटम है, तो वो टूट जाते हैं रेडियो एक्टिव एटम अपने आप, बुलेट की तरह फायर करने लगते हैं टूट टूट के। तो रेडॉन जब टूटता है तो एक खास कंडीशन में, मतलब रेडॉन वैसे अलग अलग तरीके से टूटता है, लेकिन जब रेडॉन ऐसे टूटता है, रेडॉन नहीं रेडियम, जब रेडियम ऐसे टूटता है, कभी कभार रेडियम ऐसे टूटता है कि इसमें से 226 में से 4 मास अलग हो जाता है, यानी न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हो गए हैं। 222 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक साइड हो गए और 4 एक साइड, टुकड़े हो गए 2। एक छोटा सा टुकड़ा न्यूक्लियस का टूटकर अलग हो गया। तो इस साइज की जो न्यूक्लियस होती है वो रेडॉन की होती है, इस साइज की न्यूक्लियस हीलियम की। तो यानी एक बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियस में टूटा और वो दोनों न्यूक्लियस एक एटम थे, रेडॉन और हीलियम। ये रेडियो एक्टिविटी है। तो रेडॉन ऐसे बन जाता है, क्या पता पूछ ले इसका। वो लो स्क्रीनशॉट, इसे हटाएंगे आप। अगली चीज समझना। हाँ, पिच ब्लेंड एक सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये रेडियो एक्टिव डिके ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शन के बाद जो बचता है। तो दरअसल अब ये है कि मान लो कि रेडियो एक्टिविटी शब्द आ रहा है, तो रेडियो एक्टिविटी हाँ ये रेडियम से ही बनता है। भाई तुमको ये थोड़ी याद करना है कि रेडियम किस चीज से बनता है। भाई अगर रेडियम के रेडॉन, सॉरी, तुम्हें ये थोड़ी याद करना है कि रेडॉन किस किस चीज से बनता है। तुम्हें ये समझना है कि जब रेडॉन रेडियम से बनता है तो कैसे बनता है, या ये पढ़ने लग जाओगे कि किस किस तरीके से हीलियम बनता है, नियॉन बनता है। जैसे किताब में लिखा है कि हीलियम नियॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पिच ब्लेंड मोनाजाइट और क्लेवाइट में से निकलते हैं। अब तुम्हें पिच ब्लेंड का फॉर्मूला, मोनाजाइट, क्लेवाइट का ये सब नहीं ध्यान रखना है, एक वर्ड है ये जस्ट, क्योंकि आगे दूसरी चीजें हैं वो आएंगी ना। तो ये तो आपको बस एज इट इज ऐसे याद कर लेना है, 3-4 लाइनों में लिखा था ये। अब देखिए, अब 4 चीजों पे बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हें ये पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा नहीं कि पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम्हें यही तसल्ली हो जाएगी। भाई जो नॉवल गैस होती है उनकी 4 चीजें आप पे ध्यान देना, और ये बड़ी ही जल्दी हो जाएंगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। जो हीलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, नियॉन है 1s2 2s2 2p6, ये है लास्ट शेल। आर्गन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये है लास्ट शेल। क्रिप्टन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, ये है लास्ट शेल। जिनॉन की लिखने की क्या जरूरत है। तो आपको इसकी लिस्ट बना लीजिए चाहे आप। एक तो समझना है एमपीबीपी, ये छोटी है बाद में, पहले तो समझना है आयोनाइजेशन के बारे में। क्या समझना है वो देखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आईएच। फिर तुम्हें समझना है इसका
इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी डेल्टा EGH। एटॉमिक रेडियस के बारे में भी एक बात समझनी है। और MPVP इनर्ट नैप, भाई ये समझ लो, यही है एक चीज जो समझनी है, उसके बाद देखना। देखो वैसे अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही है, डेल्टा IH इंक्रीज। तो जैसे अपने पीरियड में, ये सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में सबसे लेफ्ट में यही आता है, सबसे राइट में ये अपने पीरियड में आता है, ये फर्स्ट में आता है, फर्स्ट पीरियड में सबसे राइट में, ये सेकंड पीरियड में सबसे राइट में, थर्ड में सबसे राइट में। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे राइट में आते हैं, उस तरफ आते हैं ना, ग्रुप 18 में सबसे राइट में आते हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाई डेल्टा IH ऑफ नोबल गैसेज एक्सट्रीमली हाई, कुछ ज्यादा ही हाई है। वैसे हमें पता है कि ये राइट में है और राइट वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होती है, वो ठीक है, मगर इनकी कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। तो ये ज्यादा ही इसलिए तो ऑब्वियस आंसर है क्योंकि इनकी लास्ट शेल एग्जैक्टली फुली फील्ड है। तो एग्जैक्टली फुली फील्ड होने से क्या होता है, सुनना, शायद तुम्हें ना पता हो। अब जैसे इसकी लास्ट शेल लिख लो 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, तो ये लास्ट शेल एग्जैक्टली फुली फील्ड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, एक जैसी। 4 ऑर्बिटल है लास्ट शेल में, चारों एकदम एक जैसी हैं। जो भी चीज एक जैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है, वो स्टेबल होती है। जहां भी चीजें एक समान होती हैं वो स्टेबल होती हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है क्योंकि ये फुली फील्ड है, और जो भी चीजें एक समान होती हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो यानी जो एक्स्ट्रा स्टेबल है वो सिमेट्रिकल है, और जो भी चीज सिमेट्रिकल है उसे चेंज करना मुश्किल होता है। भाई सिमेट्रिकल का मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है, और एक्स्ट्रा स्टेबल का मतलब होता है जिस चीज को चेंज करना मुश्किल हो। तो अगर इसको चेंज करना मुश्किल है तो आपको जाहिर सी बात है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एटम अपनी ऑर्बिटल्स में कोई भी चेंज होने देना नहीं चाहता, और अगर आपको चेंज करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इससे आसान आंसर नहीं है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, और ये सबसे सिंपल रहता है क्योंकि ये फुली फील्ड है। फुली फील्ड में कोई भी चेंज करना मुश्किल होता है, चेंज करना मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है। एक चीज और, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले बताया, तो एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसे अट्रैक्शन फील होता है। 2 केस होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड होते समय अट्रैक्शन फील हो तो उसे एनर्जी, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, अभी तो समझाया था कुछ दिन पहले। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी आती है ऐसे में, जब अट्रैक्शन फील हो। मगर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील नहीं होगा क्योंकि ये फुली फील्ड है,
और इस पहली बात तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जगह नहीं है। दूसरी बात, ये कॉन्फ़िगरेशन अपने अंदर कोई चेंज होने देना नहीं चाहती, ना इलेक्ट्रॉन चाहती है ऐड करना ना बाहर निकालना। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन की जगह फील होगा रिपल्सन। अगर इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फील होता है तो एनर्जी रिलीज नहीं करता इलेक्ट्रॉन, बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब है इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। तो अब ये, हाँ मैं तो पेपर में जाऊंगा नहीं, पहली बात तो ये है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फील हो रहा है। और इसका ये आंसर है कि कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये मिटा दो, चंद्र ये काट दो। ये बताओ, ये आ गया समझ में दो चीजें कि एक तो पूछेगा, पता नहीं पूछ ले शायद, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखने के लिए आता है ज्यादा, लेकिन कुछ भी पूछ ले, आयोनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा ही हाई है और इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। इस पे ज्यादा नजर रखना कि इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। तो यहां मैं एक मार्क भी कर देता हूं, ये एक्सट्रीमली हाई है, एक्सट्रीमली हाई, तो ये कुछ ज्यादा ही हाई है भाई, नजर रखना, याद करना है चीजों को। और ये इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, और इसका एक ही कारण है, ये पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। इसमें थोड़ा आराम से समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा आराम से, देखते आओ। तो स्क्रीनशॉट लो। एटॉमिक रेडियस से क्या सवाल आएगा, देखो मैं बताता हूं। देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इसलिए रुक जाओ कि मैं एक बार टेबल देख लूं। इसकी टेबल नहीं है वैसे, हीलियम नियॉन की है। एटॉमिक रेडियस 160 है नियॉन की, तो मेरे को एटॉमिक रेडियस देखनी है फ्लोरीन की, फिर मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, फिर समझाने में मेरा दिमाग चलेगा थोड़ा। फ्लोरीन कहाँ है? एक मिनट रुकना, सोना मत। फ्लोरीन की है 64। हाँ, और बस एक मिनट रुकना। क्लोरीन की 64 बता रही है और नियॉन की बता रही है 120, 160, 160। फ्लोरीन नियॉन 160 और 64। सुनो देखो, ज्यादा हाई सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना भी अगर सोचोगे कि मैंने 10वीं में ही पढ़ा था, अरे मैंने अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि एटॉमिक रेडियस राइट साइड बढ़ती है। भाई चलो ये ठीक है, मैंने ये तो पढ़ा ही था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन राइट साइड बढ़ता है। ये तो मैंने ही पढ़ाया था, ये तो मेरे को याद है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज राइट साइड बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन। तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन राइट साइड बढ़ता है, लेफ्ट राइट एरो ही बता रहा है कहाँ जाना है। तो राइट साइड यानी पीरियड में आप अगर राइट में जाएंगे तो लास्ट शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी, एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अब इसे जरा एक क्लियर वर्ड्स में सुनना भाई। पहले तो ये क्लियर है कि राइट साइड में लास्ट शेल पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यानी लिथियम से ज्यादा अट्रैक्शन राइट साइड, लेफ्ट, लिथियम से ज्यादा अट्रैक्शन बेरिलियम में, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन में, बोरोन से ज्यादा लास्ट शेल पर कार्बन में,
कार्बन से ज्यादा लास्ट शेल में नाइट्रोजन, में नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा होना चाहिए नियॉन में, मगर नहीं है। वैसे तो अभी कुछ नहीं पता, अभी ऐसा ही है, बढ़ता है। तो एटॉमिक रेडियस का इससे क्या लेना देना है भाई? लास्ट शेल तक की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लास्ट शेल पर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, लास्ट शेल उतनी पास होगी। तो लास्ट शेल पर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, लास्ट शेल उतनी पास होगी और एटम उतना छोटा होगा। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा लास्ट शेल पर, एटॉमिक रेडियस उतनी ही, उल्टा हो गया क्या? ये ज्यादा तो ये कम, हाँ तो ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा एटॉमिक रेडियस। तो इस हिसाब से अगर मैं फिर से एक बार राइट में चलूं, तो जैसे सेकंड पीरियड में चलते हैं, तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। तो फ्लोरीन का जो साइज है वो 64 है, जैसा मैंने तुम्हारे सामने पढ़ा, और नियॉन का 160, जबकि ये क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि राइट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो एक्सेप्शन है, ये ज्यादा है भाई। ये रेडियस होगी ज्यादा, ये कम, ये और 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 कम, तो ये और कम, मगर ये ज्यादा है। इसे समझ लो। वैसे एक छोटा सा ही सवाल है जिसके पीछे मैंने इतनी बात समझाई है, बहुत छोटा। देखो, ये जो है कोवेलेंट रेडियस है, इसका आंसर 11th क्लास में छुपा है। ये कोवेलेंट रेडियस है, और कोवेलेंट रेडियस ऐसे निकाली जाती है। लेट सपोज कि हम हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियस निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियस ऐसे निकालेंगे कि पहले आपको प्योर H2 लेना है, दोनों एटम हाइड्रोजन के होने चाहिए, HH, और दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। फ्लोरीन की निकालनी है तो दोनों एटम फ्लोरीन के होने चाहिए, F2, O2, N2, ऐसे। तो आपने H2 लिया और इस डिस्टेंस का हाफ कर दिया, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसका हाफ कर दिया। तो जब आप इसका हाफ करते हैं तो ये डिस्टेंस पूरी नहीं आती, यहां तक की आती है। रेडियस तो यहां तक होनी चाहिए, और इसे ही हम रेडियस मान लेते हैं। ये कोवेलेंट रेडियस है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ किया गया है, तो यहाँ शब्द आ रहा है कोवेलेंट। तो एक तो कोवेलेंट रेडियस कुछ छोटी होती है, काफी दिख रहा है, यानी फ्लोरीन की जो रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस है, और वो एक्चुअल रेडियस से कुछ छोटी ही आएगी। इन सब की रेडियस कोवेलेंट रेडियस है। ये मेटलिक है, लिथियम। अभी सुनो, अभी बात खत्म नहीं है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की वंडरवॉल रेडियस निकालूं, तो वंडरवॉल रेडियस निकालने का तरीका ये है कि पहले तो आपको इसे सॉलिड करना पड़ेगा। सॉलिड में बदलिए इसे, हाइड्रोजन को। सॉलिड की एक खासियत ये होती है कि जो दो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं बस। ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा है, ये एक दूसरे से अगल बगल में आ जाएंगे। सॉलिड इसलिए किया है ताकि मॉलिक्यूल अरेंज हो जाए सही से। तो जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो इस डिस्टेंस का हाफ होता है, और वो थोड़ी छोटी ही आती है। और वंडरवॉल इस डिस्टेंस का हाफ होता है, और ये थोड़ी बड़ी ही आएगी। तो हमेशा वंडरवॉल रेडियस बड़ी ही आती है, और इन सबकी जो रेडियस लिखी है वो तो कोवेलेंट रेडियस है जो छोटी आएगी, और ये लिखी है नियॉन की वंडरवॉल रेडियस। तो नियॉन में जो रेडियस नापी जाती है वो वंडरवॉल रेडियस होती है। उसे नापने का तरीका ही ऐसा है कि रेडियस बड़ी ही आएगी। आया समझ कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, आगे चलना है। तो वंडरवॉल रेडियस बड़ी ही आती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ कहीं मेंशन करें कि हम पढ़ क्या रहे हैं।
इस पे सर्कल करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए एमपीबीपी, मतलब एमपीबीपी का क्या मतलब है? अच्छा, अगर मैं प्योर हीलियम लूं, बस लास्ट बात है जिसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि निंदिया की आई बाहर, एट एमपीबीपी। भाई एमपीबीपी, अब मैं ये बता नहीं सकता कि अब किस स्तर के बच्चे बैठे हों, बाकी तो ये सभी को पता है कि ये सब गैसेज है, वेरी लो, एक्सट्रीमली लो है। माइनस में भी कर दो टेम्परेचर तो भी ये सॉलिड में नहीं बदलते हैं। ऑल आर गैसेज, सभी गैसेज है। अगर कोई चीज गैस है तो क्यों, कोई चीज गैस क्यों है? अगर इंडिया में, दिल्ली में कोई चीज गैस है तो नॉर्मली दिल्ली का टेम्परेचर 25 डिग्री के करीब है मान लो, क्योंकि हम 25 में ही रहते हैं, नहीं तो हम पंखा या एसी चला लेते हैं, इतना टेम्परेचर करके रहते हैं। यानी अगर हम किसी चीज को गैस मानते हैं तो वो तब मानते हैं जब हम उसे रूम टेम्परेचर पर देखें और वो रूम टेम्परेचर पर गैस नजर आए, और अगर हम उसे सॉलिड कर भी दें तो भी वो रूम टेम्परेचर पर गैस में बदल जाए। यानी गैस वो सब्सटेंस होती है जिनका एमपीबीपी रूम टेम्परेचर से कम रहता है, माइनस में हो चाहे। यानी अब ये जो एमपीबीपी है डिपेंड करता है, मान लो मैंने प्योर हीलियम लिया और लेट सपोज कि प्योर हीलियम मैंने सॉलिड लिया है, सिर्फ सपोज करना है। सॉलिड में हीलियम के एटम अगल बगल में होंगे लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर सकते, फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल सिंगल वाले ओवरलैप करते हैं। तो आखिर ये जुड़े क्यों है आपस में? ना तो इन पे प्लस माइनस चार्ज है, ना ही इन्होंने ओवरलैप कर रखा है। तो इसका कारण एक ही है, वंडरवॉल अट्रैक्शन, जो कि वीक ही होता है। वंडरवॉल अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह वीक होता है। वंडरवॉल अट्रैक्शन का दूसरा नाम है लंदन एंड डिस्पर्जन फोर्स। अब ये मत कहने लगना हटते ही मेरे की लंदन डिस्पर्जन क्या होता है, इसका दूसरा नाम है, सुन लो, वंडरवॉल का। तो ये आपस में सिर्फ एक ही फोर्स के भरोसे हैं, वंडरवॉल, और ये फोर्स बहुत वीक होता है। अगर आप टेम्परेचर माइनस में भी रखेंगे तो भी ये फोर्स टूट जाता है। वंडरवॉल अट्रैक्शन वेरी वीक, और ये बहुत वीक अट्रैक्शन जो है ये कारण है लो एमपीबीपी का, लो एमपी एंड बीपी। तो क्या करना है मुझे? कुछ नहीं था, ये सारी स्टोरी बेकार थी, सिर्फ आपको ये बोलना था कि वंडरवॉल, क्योंकि इनके एटम आपस में वंडरवॉल अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं और वंडरवॉल अट्रैक्शन को तोड़ना बड़ा ही इजी होता है। इसीलिए रूम टेम्परेचर से नीचे ही ये लिक्विड और गैस में बदल जाते हैं, यानी इनके पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े नहीं रह पाते, क्योंकि जुड़े रहने के लिए उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो काफी कम है। आ गया समझ में? तो ये फाइनली बता दो, फिर इनर्टनेस पढ़ना है। नहीं नहीं रुको एक मिनट, अभी नहीं, अब बताना। इनर्टनेस और पढ़ लो, ये बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं? इनर्टनेस का मतलब बॉन्ड नहीं बनाते। किससे बनवाना चाहते हैं आप बॉन्ड? नियॉन? चलिए नियॉन से ही देखते हैं। अब इसमें क्या क्या समस्या है बॉन्ड बनाने के लिए? देखिए, अगर नियॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सोचे, अगर नियॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सोचता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है। और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में ओवरलैपिंग मुश्किल होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग होने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए शेयरिंग के लिए। और अगर ये आयनिक बॉन्ड बनाने की सोचे तो ये दो काम कर सकता है, या तो ये कैटायन बन जाए, लेकिन कैटायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है,
और इसकी है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन ले लें, लेना भी मुश्किल है क्योंकि इसकी है पॉजिटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, और जिनकी इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होते हैं। तो ना तो ये आयनिक बॉन्ड बना पा रहे हैं और ना ही ये कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नॉट पॉसिबल, क्यों लिखा है नीचे, कोवलेंट बॉन्ड नॉट पॉसिबल। अब बताओ ये आ गया समझ में? तो गया जी थ्योरेटिकल पार्ट, तो एक बूंद बूंद पढ़ा दिया मैंने इसमें। जल्दी बताओ। हाँ सुना, अब जो भी मैं बताऊं वो सुनता है ना, जैसा भी कहूं। तो ये एक तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या याद रखना है। हालांकि आपको इसके भरोसे नहीं रहना है, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, आपको इसके लिए कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जरा ये देखिए, जैसा भी मैं कहूं बस वैसा करना है। तो ये पुराने समय तक ये समझा जाता था कि भाई ये कंपाउंड नहीं बना सकते नोबल गैस। एक तो इनके कंपाउंड मिलते नहीं थे नॉर्मली, और बनाने की कोशिश करते थे तो बनते भी नहीं थे। लेकिन 1962 में एक साइंटिस्ट था नील बार्टलेट, भाई इसका नाम भी आता है पेपर में, मैं तो लिखूंगा ही तब जब वो आएगा। नील बार्टलेट, एक साइंटिस्ट था नील बार्टलेट, 1962 में, सन नहीं आता लेकिन नाम आ जाता है। नील बार्टलेट ने क्या किया, एक दिन एक कंपाउंड बनाया O2 और PTF6 से। इस कंपाउंड को बनने के लिए करना क्या था कि O2 को एक इलेक्ट्रॉन देना था, इसे बनना था O2+, और ये हो जाता PTF6-। तो ये अजीब सा कंपाउंड था लेकिन ये बनाया जा रहा था किसी भी वजह से, O2+ PTF6-। तो जब ये कंपाउंड बन रहा था तो O2 ने, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। वैसे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस करती नहीं है जल्दी से, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेती है, देने की उसमें कोई इच्छा नहीं होती है। और फिर O2 तो और भी मुश्किल से लॉस करेगा, वो तो एटम है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, O2 तो और भी कम रिएक्टिव है। लेकिन O2 ने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और इसके लिए एनर्जी चाहिए थी 1175 किलो जूल पर मोल। ये ज्यादा ही है, मगर फिर भी O2 को ये एनर्जी मिल गई, दे दी उसने O2 को, साइंटिस्ट ने, और ये ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो बस यहीं से उसे रियलाइज हुआ कि अगर O2 इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है तो जिनॉन क्यों नहीं? क्योंकि जिनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1170 है बस। तो क्यों ना जिनॉन और PTF6 को मिला के देखा जाए। तो मिला के देखा गया, ये एनर्जी दी गई तो Xe+ और PTF6- बन गया। हैंस प्रूव कि ये भी कंपाउंड बना सकते हैं। उसके बाद तो साइंटिस्टों ने इनके ढेर लगा दिए कंपाउंडों के। ज्यादातर कंपाउंड इनके सिंथेटिक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिंथेटिक ही बनाते हैं, ऐसे भी कंपाउंड है इनके जो नॉर्मली मिलते हैं। आर्गन, नियॉन और हीलियम का कोई ट्रू कंपाउंड नहीं है, याद रखना। आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन का कोई ट्रू कंपाउंड नहीं है जो एग्जिस्ट कर सकता हो। अब सुनना मेरी बात अगली, सुनना बड़े आराम गौर से। देखो इसे मिटाना है, स्क्रीनशॉट लो, यहां से ध्यान देना बड़े ढंग से।
कुछ रिएक्शंस लिखेंगे। एक तो लिखेंगे जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड कैसे बनते हैं। ये तो बड़ा आसान सा बात है कि जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड कैसे बनते हैं। देखो, जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड बनाना आसान होता है। एक तो फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होती है ना, जिनॉन लीजिए, एक F2 लीजिए, ध्यान देना, जिनॉन लीजिए, 2 F2 लीजिए, जिनॉन लीजिए, 3 F2 लीजिए। जब एक F2 लेंगे तो लिखना 673। अभी याद करना है, एक F2, 2 F2, 3 F2, 673। 2 F2 लो, 873, 2 बढ़ा दिया ना, 2 बढ़ गया। 3 लो तो 573, 100 घटा दे, 200 बढ़ा दे, 673, 873, 573। एक बार 7 बार, एक बार 7 बार, 60 से 70 बार, ऐसे याद कर लियो। ये कंडीशंस है, इस पे रिएक्शन करेंगे। XeF2 बनेगा, इसमें बनेगा XeF4, इसमें बनेगा XeF6। सुनता रहिए ध्यान से। अब ना इनका हाइड्रोलिसिस करना है। इनका हाइड्रोलिसिस करना है, इनका, यानी जैसे ही तूने ये लिखा तो तेरे को पता चल गया ये 3 लेने हैं अगली रिएक्शन में, ध्यान देना। XeF2 लिखा, ऊपर हेडिंग डाल लो हाइड्रोलिसिस। ध्यान देना मेरी बात पे, यहां से मैंने कहा ना, लगता है ऐसा है बस देखने में कि ये याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, याद करोगे नहीं, कम से कम आपको 5-6 दिन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद करना। जैसे स्टार्टिंग का तो आधे आंसर तो ऐसे हैं कि आप खुद ही पेल देंगे कि वो फुली फील्ड और हाफ फील्ड, वंडरवॉल। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी डालो इनमें, तोड़ो इन्हें पानी डाल डाल के। पहले एक XeF2 लेना, एक बार लेना XeF4, 3 बार लेना XeF6। ये 3 बार क्यों, ये भी कोई सवाल है? अबे 3 बार लेना है क्योंकि 3 बार दिया किताब में। पहले को एक बार, दूसरे को एक बार, तीसरे को 3 बार, तीसरे वाले को 3 बार, ऐसे याद कर लेना। इसे एक बार, इसे एक बार, तीसरे वाले को 3 बार। इसमें डालना H2O, इसमें भी डालना H2O, इसमें भी डालना H2O, इसमें भी डालना H2O, इसमें भी H2O। अब देखो ध्यान से, 100% आएंगे क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चन देख, ध्यान से देख। लिखियो Xe प्लस HF प्लस O2, थोड़ा गैप छोड़ो। हाँ दोबारा देख, Xe प्लस HF प्लस O2, दोबारा याद करें हैं, इसे 5 बार लिखेंगे। Xe HF O2, ऐसे मन में बोलो, Xe HF O2, ऐसे मन में बोलते रहना है। Xe HF O2, ऐसे बोलते रहना है। Xe HF O2। अब लास्ट बार फाइनली मन में सोच लो एक बार, Xe HF O2, ठीक है, हो गया। Xe HF O2। अगली बार यही उतारना, Xe, बस एक और बढ़ा देना, जो चीज बढ़ानी है उस पर नजर रखना। XeO3 HF, अरे यार HF जगह चाहिए थोड़ी इनके आगे, बैलेंसिंग करनी है। Xe HF O2, एक बढ़ा दिया ना, XeO3 बढ़ गया, एक चीज बढ़ गई, XeO3। इसे नीचे करो,
एक चीज बढ़ गई XeO3, ये बढ़ गया, इससे मार्क कर दिया मैंने। अगली बार इसे छोड़ देना, XeO3 प्लस HF प्लस O2, इसे छोड़ दिया। अगली बार XeOF4, 3 से 4 याद आ जाएगा, बस ऐसे करना चाहे तो, ये तो 3 तो हटा देना, अब 3 से F4 ऐसे याद कर लेना, 3 से 4 XeO4 एक बार शुरू से लिखना, आप तैयार रहना पहले की तरह, कि मतलब ये तैयार रहना कि आगे हमें करना क्या है, ठीक। पहले वाला याद करो, XeHF प्लस O2, याद तो फिर भी करना पड़ेगा घर जाके, मगर इससे तुम्हें याद ज्यादा रहेगा कि क्या मेथड से याद कराया था। XeHF O2, अगली बार याद करो Xe के साथ XeO3 HFO2, अगली बार बस ये 2 उतारना, 3 नहीं 2, XeO3 HF, फिर ये तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि ये तो यहीं से ही टीपना है। बस अगली बार XeOF4, उससे अगली बार साथ में HF, उसके अगली बार ये जो 4 है इसके 2 टुकड़े कर दो, 2 2, ये जो 4 है इसके 2 टुकड़े कर दो, 2 यहाँ 2 यहाँ, फिर HF। ये आप इन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसी नाम से रिएक्शन आएगी। आपसे कहेगा इसका हाइड्रोलिसिस करो, इसका 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 इसका, तो आप इन कंपाउंडों का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब सुनिए, इसकी बैलेंसिंग देखना, देखो ध्यान देना, इसी सीरियल वाइज में लिखना, नहीं तो ये काम नहीं आएगा फिर। 2 4 6, 20 से स्टार्ट करना है। दोबारा देखो, अब की बार देखना ढंग से है। 2 4, HF को बैलेंस करना है पहले, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखते जाओ। 2 4 6, 6 चौक 24, HF पे लगाना है 24, समझे कि नहीं? 6 चौक 24। अभी देखो, देखते जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, जगह रखो यहाँ थोड़ी, बैलेंसिंग देखना है इसकी। 2 4 6 24, 2 4 6 6 चौक 24, 24 का जो 4 है वो यहाँ लगा, 2 यहाँ लगा, 24 का आधा 12 यहाँ लगा, 24 का आधा 6 यहाँ लगा, 6 का आधा 3 यहाँ लगा ले। अब सुनो, ये तो आसान है, ऐसा तो डायरेक्ट कर ले, 2 2 2 4, 4 HF लगाएं, 2 H2, 2 HF लगाएं, 1 H2, 6 HF लगाएं, 3 H2, हो गया। कर लोगे ऐसे याद, ये बताओ पहले। तो रिएक्शंस पे ऐसे नजर रखना, जैसे जैसे मैं लिखने के लिए बताऊं वैसे वैसे याद करते रहना। अब सुनो, आगे की कहानी सुनो।
कुछ रिएक्शंस हैं इसकी, ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। हाँ बता भाई। तीन रिएक्शन है। हाँ तीन है ये, मतलब तीन तरीके से टूट लेता है ये। XCO3 बना लेता है, XCO4 कहेगा हाइड्रोलिसिस कर दो, कोई सी भी लिख देना। अब यही कहे कि FC F6 के XCO2 F2 वाले लिख लो, लिखो तो वही लिखना, फिर बता देगा वो, तुम्हें पहचान हो जाएगी तुम्हें। अब सुनो, तीन रिएक्शन और लिखनी है इन्हीं की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिखती कम है भाई। ये रिएक्शन तो आएगी आएगी 100%, लिख के दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि जिनॉन की रिएक्शन ही कम है तो इसलिए वो आती ज्यादा है। देखो फिर से इन्हें उतार लेना, XeF2, XeF4, XeF6, तीनों को उतार लेना। XeF2, XeF4, XeF6। करना ये है, इतना समझना नहीं है, बस डायरेक्ट याद करना है रिएक्शन को। PF5, SbF5, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी है, एक ही ग्रुप के हैं। MF, तीन चीजें लिखना। MF की जगह, M की जगह मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बस ये देखो रिएक्शन कंप्लीट कैसे करनी है। ये जो है ना, ये फ्लोराइड आयन X, ये जो है ना ये PF5, इसका नाम याद रखना, इस वर्ड से ही याद रखना, सही बता रहा हूं। ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, ये भी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। ये फ्लोराइड आयन डोनर है। ये ना आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, और ये बड़े अजीब से कंपाउंड है इसलिए आते हैं ज्यादा। जो XeF2 है ये F- दे देगा, ये एक्सेप्ट करेगा ना फ्लोराइड आयन, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो F- देगा XeF2, ये F- देगा तो इस पे तो आ जाएगा। ये ना फ्लोराइड आयन डोनर है और ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। सेम ये भी फ्लोराइड आयन डोनर है, ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। इसमें ये फ्लोराइड आयन डोनर है और ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, ये ऐसे नाम याद रखना। XeF2 जो माइनस देगा उस पर प्लस आ जाएगा, और जो माइनस लेगा उस पर माइनस। CF6 माइनस, और ये एक ऐसे आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं, इस पे प्लस आएगा। XeF3 प्लस, इस पर माइनस SbF6। इसमें ये F दे रहा है तो इस पे प्लस आएगा मेटल पे, M प्लस, ये ले रहा है XeF7 माइनस। भाई इसका कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करना है, एज इट इज याद रखना है कौन फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है कौन डोनर है। अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो मेरी बात ध्यान से, इन पे मार्क कर लो। देखो किस किस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इनकी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन सब आता है पेपर में। स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन सब आता है इनका पेपर में। ऐसे तुम्हें ये भी ध्यान रहेगा कि किनका आता है।
स्क्रीनशॉट लो। अब याद है ना, वेस्पर थ्योरी आनी चाहिए। मेरे से ये कहोगे कि भाई ये शेप कैसी होती है, तो क्या पढ़ाऊंगा मैं, क्या बताऊं फिर मैं कैसे होती है? मैं तो वेस्पर थ्योरी से ही तो बताऊंगा कि कैसी होती है। अब तुम्हें थ्योरी याद नहीं होगी तो कैसे बताऊंगा? तो ये मेरे को तो याद है, आपको याद रहेगा कि किस किस की स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है। सर XeO F4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? अरे वही तो बता रहा हूँ, उन्हीं पे तो मार्क किया है। भाई देखो, पहले तो यजत ऐसा होता है कि पहले तो ये होना चाहिए कि हमें हाइब्रिडाइजेशन आता हो। अब हम रैंडमली किसी मॉलिक्यूल को देखें और सोचें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इससे आ थोड़ी जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की वीडियोस मैंने सेंड की और एक बार मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया भी था, तो वो तुम देखने नहीं चाहते हो और ये भी तुम चाहते हो कि भाई हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। तो ये कौन सा तरीका है मुझे नहीं पता। अब ये देखो, HCF2 फ्लोरीन को तो सिंगल बॉन्ड से बना दो। FF जिनॉन ने, सुनना मेरी बात, एक ही बारी में बिल्कुल सही और करेक्ट बोलूंगा मैं, दूसरी बारी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना, दो सिंगल बॉन्ड, जैसे ही फ्लोरीन दिखे दो सिंगल, जिनॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 6 बचे, लास्ट शेल में 8 होते हैं। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है ये, जिसमें 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। ऐसे में अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मगर ये शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप तो तब होती है जब पांचों बॉन्ड पेयर होते। यहां भी एक सराउंडिंग एटम होता है, यहां भी और यहां भी। ये फिलहाल लीनियर है, सिर्फ ये 2 ही बॉन्ड है, तो ये लीनियर 180 डिग्री, तो शेप है लीनियर, लीनियर शेप। तो ऐसे तो शेप पता करनी है, अरेंजमेंट और शेप। दूसरी बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलाकर अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलाकर। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड ये रहे 2, 2 सिग्मा, 3 पेयर, 5 हो गई गिनती, 1 2 3, 3 तो पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 लोन पेयर, गिनती 5 बैठ रही है। 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर, 5 है तो sp3d। XeF4 पकड़ लो, चारों फ्लोरीन्स को सिग्मा सिंगल बॉन्ड से लगाना है। जिनॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 8 होते हैं लास्ट शेल में, एक ही बारी में याद कर लो 8 होते हैं। 4 शेयर कर दिए, 4 बचे। ये अरेंजमेंट है ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट है, मगर ये शेप नहीं है। ऑक्टाहाइड्रल शेप है ये। ऑक्टाहाइड्रल शेप होने के लिए तो भैया 6 के 6 बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे। अब ये इतनी शेप है, स्क्वायर प्लानर। चार सिग्मा और 2 लोन पेयर, गिनती 6 आ रही है, sp3d। अब सुनिए,
अगली बार एक्स ई एफ फिक्स है, एक्स ई 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 है सिंगल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, एक लोन पेयर बच गया। तो अगर वैसे तो अगर गिनती 6 होती तो ये ऑक्टाहाइड्रल होता, और 6 के 6 बॉन्ड पेयर ही है, तो ये ऑक्टाहाइड्रल ही हो जाता। मगर एक लोन पेयर भी है, तो ये ऑक्टाहाइड्रल नहीं है, बोलना है डिस्टॉर्टेड। ये नई शेप है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। दूसरी बात ये भी याद रखना है कि ट्राइगोनल बाइग्रामिडल में ये जो 2 बॉन्ड होते हैं ये एक्सियल होते हैं, और बाकी के ये 3 इक्वेटोरियल होते हैं। ये तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पर ही लगाना है, और ये टॉपिक बार बार आएंगे उठ के। ये बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन दिख गया तुम्हें? क्या है बताना, देख के क्या है? sp3d3। हाँ तो बस sp3d3, sp3d3 गिनती 7 है, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, sp3d3। अब O वाले पकड़ लो, ये तो F वाले हैं, O वालों में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये वेस्पर थ्योरी नहीं आती होगी तो ये तो क्या कह सकते हैं फिर इस बारे में। तो भाई देखो, बेकार में इधर उधर तुक्के मारने से अच्छा, हाँ बताओ, बेकार में इधर उधर तुक्के मारने से अच्छा है कि उन रिकॉर्डिंग्स को देख लेते, वो आगे भी काम आएंगी। 11th क्लास के हैं वो। हाँ गलत भी हो सकता है, sp3d2 है, गुड। तो ये 6 बैठ रही है ना गिनती, 1 2 3 4 5 6 ना, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब लो इसका स्क्रीनशॉट, अगली शेप बनानी है। अब देखिए, अब एक शेप है XeO3, XeO2F2, XeOF4। कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को डबल से बनाना है, फ्लोरीन को सिंगल से। लेकिन मेरे को मालूम है कि कैसे बनाना है, तुमको नहीं मालूम है, तो इसलिए वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि आप कैसे लगाते हैं। मेरे को पहले से मालूम है ये टेट्राहाइड्रल है, मैंने मन में मैंने तो ऐसे हिसाब लगा लिया था, वैसे तो तुम भी लगा लोगे ऐसे, कि जब ऑक्सीजन डबल बना रही है तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे इसके, 6 चले जाएंगे तो एक ही लोन पेयर बचेगा। फिर मैंने ये भी हिसाब लगा लिया था कि वेस्पर में इन्हें तो सिंगल ही गिना जाता है, डबल को वेस्पर थ्योरी में डबल का चक्कर ही नहीं होता, एक ही पेयर गिनेंगे इसे, 1 2 3 4। ये डबल को भी एक गिनते हैं, ट्रिपल को भी एक ही गिनते हैं वेस्पर में, 4 के हिसाब से टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट है टेट्राहाइड्रल, शेप नहीं, शेप है पिरामिडल, शेप पिरामिडल है। और टेट्राहाइड्रल तो तब होती है जब चारों बॉन्ड पेयर हो, 1 2 3 4। अब ये देख लो,
ऑक्सीजन डबल से, फ्लोरीन सिंगल से। 6 खर्च हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर। लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है, और इक्वेटोरियल और एक्सियल शब्द तभी आते हैं जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आए शब्द। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में ही, हाँ, इक्वेटोरियल और लोन पेयर। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है ये शेप, शेप सीसॉ है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो तब होती जब सारे बॉन्ड पेयर होते, ये भी बॉन्ड पेयर होता। तो ये सीसॉ है, सीसॉ। अभी आखिरी बता रहा हूँ, आखिरी बता रहा हूँ ये। अब ये तो कुछ होता ही नहीं है, SeO4 होता है, ऐसा भी कुछ होता है। तो ऑक्सीजन ने कैसे बॉन्ड बनाया है? डबल, हाँ, एक ही तो ऑक्सीजन है, मैं 4 ऑक्सीजन देख रहा था। एक डबल O, 4 है। अब मेरे को ये पहले से मालूम है, ऐसे लगाना है। तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा टीचर जो है वो अच्छा नहीं है। उनको मालूम पड़ता है जिनके टीचर अच्छे होते हैं। तो तुम्हें तो कुछ नहीं पता चलेगा। सिग्मा, लो, अबे ये पाई है, सिग्मा पाई, पाई मत गिन लेना, डबल में एक ही गिनना है, सिग्मा और एक लोन पेयर। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, गिनती 4 आई, sp3। 4 सिग्मा, एक लोन पेयर, sp3d। 1 2 3 4 5 सिग्मा, एक लोन पेयर, 6 आई है, sp3d2। अब बताओ इसमें क्या पूछना है? क्या कमियां रह गई हैं मेरी इस जिंदगी में तुम्हें समझाने में? कौन सी पूर्ति करनी है? हाँ, हाँ, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ? मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ ये काम ही छोड़ दूँ। हमने ये नहीं बताया कैसे। ठीक, लास्ट वाले की शेप तो वैसे अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहाइड्रल, और शेप है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे उल्टा सीधा मत फेंको कि इसकी शेप क्या है या इसकी क्या है। ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे पर थ्योरी पढ़ लो रिकॉर्डिंग से। स्क्वायर पिरामिडल। भाई ये खत्म हो गया ग्रुप 18। क्वेश्चन बीच के जरूर कर लेने हैं, पीछे के भी करते ही हैं, बीच के पहले कर लेने। खत्म हो गया, इट्स ओवर।